ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे लेथ मशीन का। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ मेटल कटिंग in which the chips are formed is affected by the relative movement between the workpiece and the hard edge of the tool. The relative movement is produced by the combination of the rotary and translator motion of either tool or the workpiece or both. ठीक है, तो जो मेटल प्रोसेस ऑफ मेटल कटिंग इन विच द चिप, मतलब जो अपन तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो मशीनिंग है उसमें चिप फॉर्मेशन होता है। जैसे ही कटिंग ऑपरेशन होता है तो चिप फॉर्मेशन की से होते ही आपका फाइनल प्रोडक्शन, आपका वर्कपीस का जो भी आपको प्रोडक्ट बनाना है वो प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ चिप फॉर्मेशन आपका प्रोडक्शन होता है। और रिलेटिव मोशन किस किस के बीच में होता है? वर्कपीस एंड आपका कटिंग टूल। और यहाँ पे इंडिकेट किया है द हार्ड एज ऑफ द कटिंग टूल। तो कटिंग टूल की एज क्या होनी चाहिए? हार्ड होनी चाहिए एज कंपेयर टू वर्कपीस, तभी हम कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, द रिलेटिव मूवमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटरी एंड ट्रांसलेटर मोशन। तो या तो आपका वर्कपीस या जो टूल है, दोनों में या तो रोटरी मोशन होता है या तो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, या तो दोनों होते हैं। दोनों वर्कपीस और टूल दोनों आपके रिलेटिव मोशन में होते हैं। तो वो किस में आपको कौन सी मशीन में कैसे मोशन होता है ये इस आपके टेबल में शो है। जैसे कि लेथ की बात करें, लेथ में आपका वर्कपीस रोटेट होता है और टूल आपका ट्रांसलेट करता है, जैसे कि अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में। शेपर एंड प्लानर मशीन में क्या होता है? वर्कपीस भी ट्रांसलेट करता है, टूल भी ट्रांसलेट करता है। शेपर मशीन में आपका वर्कपीस फिक्स रहता है, वर्कपीस आपका फिक्स रहता है, टूल ट्रांसलेट करता है। और प्लानर में क्या होता है? प्लानर में आपका टूल फिक्स रहता है और वर्कपीस आपका ट्रांसलेट करता है। ठीक है, प्लानर में ऐसे होता है। ड्रिलिंग मशीन में आपको वर्कपीस फिक्स रहता है और टूल को अपन रोटेट कराते हैं और रोटेट करा के उसको अंदर की ओर फीड देते हैं, तो ट्रांसलेट भी होता है टूल। मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की हेल्प से यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है। मिलिंग मशीन में क्या होता है? मिलिंग मशीन में आपका वर्कपीस आपका ट्रांसलेट करता है और टूल जो है वो रोटेट करता है। मिलिंग कटर आप लोगों ने देखा होगा, मिलिंग कटर आपका क्या है? वो रोटेट करता है। ठीक है, आगे अब बातें हम इन्हीं की करेंगे आगे चल के। हर मशीन का हम मशीनिंग टाइम निकालेंगे, मटेरियल रिमूवल रेट निकालेंगे और अपन इसमें सरफेस फिनिश अपन निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी ये लेथ मशीन में कौन से ऑपरेशन होते हैं? जैसे कि फेसिंग ऑपरेशन होता है, टर्निंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है। तो ये सब जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसमें मशीनिंग टाइम निकालने के लिए बहुत आता है। ठीक है, तो मशीनिंग टाइम निकालना है और उसमें क्या क्या आपकी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और सरफेस ग्राइंडिंग में क्या होता है? सरफेस ग्राइंडिंग में आपका वर्कपीस ट्रांसलेट करता है और टूल आपका रोटेट करता है। ठीक है, और सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग में वर्कपीस के दो मोशंस होते हैं, एक तो रोटेशनल और दूसरा ट्रांसलेशनल। रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन होता है और टूल जो रोटेट करता है वो आपका रोटेशनल मोशन होता है। इस बात का ध्यान रखें, इन जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, वर्कपीस और टूल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो लेथ जैसे बात करें, लेथ की बात करते हैं तो अपन डायग्राम बनाया था एक बार, याद है तो? इसमें क्या होता है? इसमें आपका टूल इस डायरेक्शन में रोटेट होता है तो वर्कपीस ट्रांसलेट होता है तो वर्कपीस आपका रोटेट होता है। जैसे कि अपन ने ये डायग्राम बनाया था, इसका डायग्राम है ये। अपन क्या कर रहे हैं? टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि आपका वर्कपीस रोटेट हो रहा है और टूल ट्रांसलेट हो रहा है। तो
कॉम्बिनेशन ऑफ द आपका मूवमेंट होता है, इसीलिए रिलेटिव मोशन होता है। जैसे ही वर्क पीस रोटेट होता है उसी के साथ साथ टूल भी ट्रांसलेट होता है, ठीक है। मतलब टूल को फीड दिया जाता है, वर्क पीस को रोटेट किया जाता है, तो इसी को अपन कहते हैं रिलेटिव मोशन मूवमेंट, ठीक है। ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ लेथ मशीन। आप लोगों ने वैसे लेथ मशीन तो देखी है, 4th सेमेस्टर में देखी है, फिर भी अपन इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लास्ट सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल पूरी तरह से नहीं हो पाए थे, है ना। तो प्रैक्टिकल्स का अगर मौका मिला अभी तो अपन लेथ मशीन में काम करेंगे। जैसे ही अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हुई तो कुछ ऑपरेशंस आप लोगों को करवाए जाएंगे, जैसे कि आपको आप यूज टू हो लेथ मशीन का यूज करने में, ठीक है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है लेथ मशीन का, इसमें सारे टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं। जैसे ये लीड स्क्रू है, ये फीड रॉड है। मतलब फीड रॉड का मतलब क्या हो गया, जो टूल को फीड देता है, ठीक है। सबसे मेन बात है कि सबसे देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये आपका क्या होगा, प्लेटफॉर्म। ये है आपका प्लेटफॉर्म, ये आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा हुआ रहता है। प्लेटफॉर्म क्यों यूज होता है, प्लेटफॉर्म के लिए क्यों, वाइब्रेशन आइसोलेशन की तरह काम करता है। वाइब्रेशन आइसोलेशन की तरह कार्य करता है, मतलब वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए अपन यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगाते हैं। प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका क्या होता है, बेड, ठीक है। इसी बेड पे ही पूरा आपका लेथ मशीन माउंट होता है। इसी बेड पे आपका पूरा लेथ मशीन आपका माउंट रहता है, ठीक है। बेड पे अब देखिए ये अरेंजमेंट आपको जो दिखा रहा है टूल का मूवमेंट वाला अरेंजमेंट है। ये वाला अरेंजमेंट आपका क्या है, टूल का मूवमेंट बताएगा। यहाँ पे आपका ये आपका टेल स्टॉक है, मतलब पीछे की साइड वाला, और ये आपका हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक पे आपका यहाँ पे ये बॉक्स होता है, इस बॉक्स में गियर अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे पूरा गियर अरेंजमेंट होता है, और स्पिंडल, ये आपका जो चक, ये चक के बारे में अभी बात करेंगे आगे चल के। तो ये जो है आपका चक है, ये चक जो है वो अटैच होता है किसके साथ, स्पिंडल के साथ, जो अंदर की ओर होता है। वो अपन बॉक्स को ओपन करते हैं तो दिखेगा शायद इसमें, हम मैंने डायग्राम में दिखाया है कि नहीं दिखाया है, नहीं इसमें भी नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे स्पिंडल होता है जो टेपर्ड शेप में होता है। जो आपका किस शेप में होता है, टेपर्ड शेप में होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, चक, जिसपे आपको वर्कपीस को फिक्स किया जाता है। चक अलग अलग टाइप के होते हैं, मेनली अपन जो पढ़ते हैं किसके बारे में, 3 जॉ चक एंड 4 जॉ चक के बारे में पढ़ते हैं। और भी चक मैं दिखाऊंगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 3 जॉ चक, 4 जॉ चक, कॉलेट चक होता है, न्यूमेटिक चक होता है, और मैग्नेटिक एंड वैक्यूम चक होता है। तो सबके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये चक पे क्या होता है, वर्कपीस फिक्स रहता है। और अगर आपका वर्कपीस बड़ा हो, वर्कपीस आपका बड़ा हो, लॉन्ग हो, तो टेल स्टॉक पे भी इसको फिक्स किया जाता है। यहाँ पे सेंटर यूज किया जाता है, सेंटर क्या बोलते हैं, सेंटर का यूज करते हैं, सेंटर से वर्कपीस को टच कराया जाता है। और अगर आपका जॉब शॉर्ट है तो टेल स्टॉक की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस टूल के अरेंजमेंट की, टूल के अरेंजमेंट की बात करते हैं। ये आपका हैंड व्हील है, ठीक है, और ये कैरेज है जो आपका फीड रॉड पे ऐसे ट्रांसलेट करेगा, ऐसे, ठीक है, फीड रॉड पे ट्रांसलेट करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये कैरेज जो है ट्रांसलेट करता है ऐसे। इसके ऊपर होता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड क्या करता है, टूल को रोटेट कर, मतलब आपको टूल को किसी एंगल पे लेके जाना है, मतलब आप इसको, इस क्रॉस स्लाइड को 360 डिग्री रोटेट करा सकते हैं, किसी भी एंगल पे टूल को लेके जा सकते हैं आप। इसका यूज कैसे, क्या कहाँ किया जाता है, इसका यूज जब टेपर टर्निंग करते हैं, तो अपन टेपर टर्निंग करते हैं तो क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं। इसके बाद होता है कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट पे आपका टूल पोस्ट रखा हुआ आता है, और टूल पोस्ट पे आपका टूल फिक्स रहता है, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट के ऊपर आपका होता है टूल पोस्ट, और टूल पोस्ट पे आपका क्या फिक्स रहता है, टूल फिक्स रहता है, ठीक है। आया समझ में। तो अगर हमें जैसे मान लीजिए टर्निंग ऑपरेशन करना है, तो आपको क्रॉस स्लाइड को फिक्स रखना है, और कैरेज को आपको फीड कराते जाना है, और टूल को अपनी पोजीशन में रख के
वर्कपीस के साथ कांटेक्ट करके और उसको आप ट्रांसलेट करवाएंगे और वर्कपीस आपका कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। ठीक है, ये है पूरा ब्लॉक डायग्राम किसका, लेथ मशीन का। ये डायग्राम मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये डायग्राम आपको बनाना रहेगा अगर ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो। और ये डायग्राम थोड़ा सा उसको 3D व्यू में, आइसोमेट्रिक व्यू में देखने के लिए कि देखें ट्रांसलेशन और रोटेशन कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे बात करें, ये हेड स्टॉक पे आपका क्या है, में क्या है, अंदर गियर्स लगे हुए रहते हैं, रिवर्स गियर भी होता है। ठीक है, गियर्स लगे रहते हैं, उसकी हेल्प से आपका स्पिंडल रोटेट होता है। और स्पिंडल के साथ क्या अटैच होता है, चक अटैच होता है, तो चक रोटेट होता है। और चक पे अपन वर्कपीस को फिक्स करते हैं, तो जैसे ही चक रोटेट होता है तो आपका वर्कपीस रोटेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका टेल स्टॉक का यूज तब करते हैं जब आपका जॉब क्या है, लॉन्ग जॉब हो। ठीक है, आपका जॉब बहुत बड़ा हो, उस केस में अपन किसका यूज करते हैं, टेल स्टॉक का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये देखिए अरेंजमेंट, देखिए ये देखिए सबका कैरेज का डायरेक्शन दिखाया है। देखिए जैसे ही फीड रॉड के डायरेक्शन में कैरेज का डायरेक्शन दिखाया है, इसके कैरेज के ऊपर क्या होता है आपका, क्रॉस स्लाइड होता है। क्रॉस स्लाइड आपका ऐसे रोटेट होता है, अपन को किस एंगल पे लेके जाना है टूल को वो डिसाइड करता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड ये आपका क्रॉस स्लाइड ये रोटेशन में आपको ये दिख रहा है। इसके ऊपर आपका क्या, ये क्रॉस स्लाइड, इसके ऊपर क्या होता है, कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट क्या करता है, वो देखिए कंपोनेंट एंड स्लाइड वो स्वेल कर सकता है, मतलब आपका एक स्लॉट बनाता है, एक स्लॉट बनाता है। मतलब जो अगर इसके अगर हम तो देखिए वर्कपीस को सॉरी टूल को इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करा पा रहे हैं। अगर टूल को मेरे को इस पोजीशन से, ये देखिए टूल को मेरे को ये वाला मोशन देना है, ये वाला मोशन ना देके ये वाला मोशन देना है, तो उसके लिए कंपाउंड रेस्ट होता है। देखिए देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए वर्कपीस आपका इधर है, वर्कपीस का पॉइंट आपका इधर है, वर्कपीस का पॉइंट आपका इधर है और आपका टूल का पॉइंट इधर है। तो टूल और वर्कपीस को कनेक्ट करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में मोशन चाहिए रहेगा। ठीक है, टूल का पॉइंट इधर है, वर्कपीस का पॉइंट इधर है। जैसे वर्कपीस इसको फिक्स, ये वर्कपीस है आपका, ये वर्कपीस है और वर्कपीस और टूल के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। टूल का निब आपका यहाँ पे है, मतलब इसका टूल की निब आपकी यहाँ पे है, तो टूल की निब को इस पॉइंट पे होना चाहिए। तो उसके लिए उसका इस डायरेक्शन में मोशन करना जरूरी होता है। तो उसके लिए क्या रहता है आपका, कंपाउंड रेस्ट रहता है। तो कंपाउंड रेस्ट और क्रॉस स्लाइड के बीच में एक स्लॉट रहता है, जो क्रॉस स्लाइड के ऊपर आपका कंपाउंड रेस्ट आपका ट्रांसलेट कर सकता है। मतलब रिलेटिव मोशन नहीं रहता है। मतलब अगर आप रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, देखिए रिलेटिव मोशन का मतलब ये रहता है कि देखिए कैरेज अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो टूल इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। पर जो टूल जो कंपाउंड रेस्ट जो मोशन दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट मोशन है, ये इंडिपेंडेंट मोशन है। अगर आप कैरेज को फिक्स भी रखते हो तो आप फिर भी आप कंपाउंड रेस्ट को इस डायरेक्शन में ट्रांसलेट करा सकते हो, तो ये रिलेटिव मोशन नहीं होता है। समझ में आया? तो ये आपका पूरा टूल का अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अब बात करते हैं किस किस की, ये इसकी बात करते हैं, लीड स्क्रू की बात करते हैं। लीड स्क्रू का यूज तब करते हैं जब अपन को थ्रेड ऑपरेशन करना है, थ्रेडिंग ऑपरेशन करना हो, मतलब अपन को वर्कपीस में थ्रेड बनाना हो, तो लीड स्क्रू का यूज करते हैं। नहीं तो लीड स्क्रू को अपन फिक्स रखते हैं, उसको मतलब अपन चलाते नहीं है, उसको मोशन नहीं दिया जाता है, उसको बंद किया जाता है। जैसे ही अपन को थ्रेडिंग ऑपरेशन करना होता है तो हम क्या करते